नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? गोविकर्तन था, पुरोहित था, रानी थी या फिर सेनानी था? तो वैदिक युग की बात हो रही है, तो वैदिक युग में राजा के पश्चात जो महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था उसे हम पुरोहित के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका सबसे अधिक बार आवाहन किया गया है? किसका अधिक बार आवाहन किया गया है? अग्नि का किया गया है, दौस का किया गया है, इंद्र का किया गया है या फिर मारुत का? तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद में जो सबसे अधिक बार आवाहन किया गया है या उल्लेख किया गया है वह किसका किया गया है? इंद्र का किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इंद्र का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? तो 250 बार इनका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड PGW जिसे कहते हैं का प्रमाण मिला था? का प्रमाण मिला था? अहिछत्र में मिला था, अतरंजी खेड़ा में मिला था, हस्तिनापुर में मिला था या फिर श्रावस्ती में मिला था? तो सबसे पहले अगर चित्रित धूसर मृदभांड की बात करें हम, तो सबसे पहला जो प्रमाण मिला है वह मिला है आपका अहिछत्र में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, अहिछत्र में। अहिछत्र है कहाँ? अहिछत्र है कहाँ? तो अहिछत्र बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता था? कहने का मतलब यह है कि पंचजन क्या थे? आर्यों की 5 जनजातियां थीं, अनार्यों की 5 जनजातियां थीं, या एक गांव के 5 मुखिया थे, या 5 गांव के मुखिया थे? तो पंचजन क्या था? पंचजन क्या था? तो पंचजन जो था वह आर्यों की 5 जनजातियां हुआ करती थी। आर्यों की 5 जनजातियां हुआ करती थी। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, आर्यों की 5 जनजातियां हुआ करती थी पंचजन, है ना? पंचजन। तो अगला प्रश्न है, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में है? 4 का है, 5 का है, 6 का है या फिर 7 कारणों का उल्लेख है? कितने कारणों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में जो कृषि को बढ़ावा देने का कारणों का जो उल्लेख किया गया है वह किया गया है कितनी बार? 5 बार। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, 5 कारणों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राजा सुदास। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था? राजा सुदास का संबंध किस जन से था? अनु से था, द्रोहियु से था, या फिर त्रिशु से था, या फिर यदु से था? या फिर यदु से था। तो आप सभी जानते हैं कि जो राजा सुदास थे जिन्होंने 10 राग युद्ध लड़ा था, क्या कौन सा युद्ध? 10 राग युद्ध या फिर 10 राजन युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को लड़ा था कौन? राजा सुदास के द्वारा लड़ा गया था, जो कि यह अकेले एक तरफ सुदास थे और दूसरी तरफ पंचजन थे। पंचजन थे। उस पंचजन में जो राजा सुदास का नेतृत्व कर रहे थे उन्हें हम वशिष्ठी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वशिष्ठ के नाम से जानते हैं। वहीं जो अन्य पंचजन थे, अन्य जो जन थे, उनका नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे। कौन कर रहा था? विश्वामित्र कर रहे थे। यह जो युद्ध था यह कहाँ लड़ा गया? परुषणी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। और राजा सुदास की बात करें तो राजा सुदास का जो संबंध है यह त्रितसु वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, त्रितसु वंश से यह संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध। तो 10 राजाओं का जो युद्ध जो सुदास के विरुद्ध थे वह कौन थे? वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, गुरु थे या फिर पुरु थे? या फिर पुरु थे। तो अभी हमने देखा कि जो सुदास के पक्ष में थे उन्हें हम वशिष्ठ के नाम जानते हैं, और वहीं सुदास के जो विरुद्ध थे उन्हें हम विश्वामित्र के नाम जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, विश्वामित्र। यह विश्वामित्र वही है जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है। तीसरा मंडल है, उसके रचयिता है, और तीसरे मंडल में ही क्या है? गायत्री मंत्र है।
क्या है? गायत्री मंत्र है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। सुदास के विरुद्ध कौन था? विश्वामित्र थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? यज्ञ से संबंधित कर्मकांड की बात नहीं कर रहे हैं, बात किसकी हो रही है? यज्ञ के संपादन का निरीक्षण कौन करता था? होता करता था, ब्रह्म करता था, उद्गाता करता था, या फिर अधर्यु करते थे? यहीं पर अगर यज्ञ कर्मकांड की बात करते हैं तो यज्ञ कर्मकांड से संबंधित कौन वेद है? उसे हम यजुर्वेद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद का जो मंत्र उच्चारित करने वाला होता है, मंत्र उच्चारण करने वाला जो होता है, उसे हम अधर्यु के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें अगर यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करने वाला जो होता था, उसे हम ब्रह्म के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ब्रह्म। और ब्रह्म जो मंत्र उच्चारण करने वाला है, यह था अथर्ववेद का, अथर्ववेद का है। और अथर्ववेद में जादू टोना, है ना, काला जादू, इन सबसे संबंधित जो विषय हैं वो कहाँ पर है? अथर्ववेद में मिलते हैं। वहीं उद्गाता आपका सामवेद से संबंधित है, सामवेद से। और होता जो आपका है किससे संबंधित है? ऋग्वेद से है, ऋग्वेद से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है कि यज्ञों के संपादन का निरीक्षण कौन करता था? तो ब्रह्म करता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है। अश्वनी है, परुषणी या सिंधु सतुद्री है, या फिर स्वास्तु गोमती है, या फिर विपाशा और वितस्ता है? तो जो ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को संकेत करता है वह सुवास्तु और गोमती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, सुवास्तु और गोमती। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण किया करती थी? दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी। कौन थी? अपाला थी, पोषा घोषा थी, या गार्गी थी, या फिर विश्वारा थी, या फिर विश्वारा थी? तो जो उपनिषदों में जो विद्वान महिला थी, वो जिनके पास उच्च ज्ञान था, जिसके पास विशाल ज्ञान था, जो संभाषण कर सकती थी दार्शनिकों की सभा में, उन्हें हम गार्गी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, गार्गी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? वशिष्ठ ने किया, विश्वामित्र ने किया, अत्रि ने किया, या फिर भारद्वाज ने किया, या फिर भारद्वाज ने? तो आप सभी जानते हैं कि जो गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं उन्हें हम विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। और विश्वामित्र ने ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, जो तीसरा मंडल है, इसकी रचना करते हैं, और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र जो है यह किसकी स्तुति के लिए है? तो जो स्तुति है गायत्री मंत्र का, यह है सूर्य की स्तुति। और वहीं समर्पित की बात करें कि समर्पित किसको किया गया है, तो सविता को समर्पित किया गया है, सविता को समर्पित किया गया है। और स्तुति किसकी की जाती है? सूर्य देवता की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है कि गायत्री मंत्र के जो संकलन करता है या फिर रचनाकार हैं उन्हें हम विश्वामित्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा है? कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा हुआ? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, या फिर छंद है? पद्य रचना की बात कर रहे हैं तो पद्य रचना से संबंधित जो वेदांग है उसे हम छंद के नाम जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, छंद। वेदांगों की रचना किसके लिए की गई? तो वेदांगों की रचना की गई वेदों को समझने के लिए, वेदों को आसानी से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। और जो वेदांग है, वेदांगों की संख्या है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 वेदांग कौन है? पहला है आपका शिक्षा, दूसरा है आपका कल्प, तीसरा है व्याकरण, और वहीं चौथे की बात करें तो निरुक्त, और पांचवा है आपका छंद, और छठवां है आपका ज्योतिष। छठवां है ज्योतिष। छठवां कौन है? ज्योतिष है। अगला प्रश्न है, अच्छा,
वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांत की रचना की गई और इनकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जिसे हमने भी देखा है ना? इसे चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है वेदांग को। और वहीं पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? छंद है, जो किसके द्वारा रचित है? पिंगल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कहाँ पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? भारत की बहुप्रसिद्ध लेखन सामग्री जिसे कहते हैं भोजपत्र, उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? कौशाम्बी से मिला हुआ है, हस्तिनापुर से मिला है, अतरंजी खेड़ा से मिला है, या फिर श्रृंगवेरपुरम से मिला है, या श्रृंगवेरपुर से मिला हुआ है? तो जो भोजपत्र भारत में मिला है, जिसका प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, श्रृंगवेरपुर से मिला हुआ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, श्रृंगवेरपुर। यह श्रृंगवेरपुर है कहाँ? तो प्रयागराज से अगर हम बात करें तो प्रयागराज से 22 मील कहाँ पर? उत्तर पश्चिम दिशा में। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम दिशा में एक स्थान है जिसे हम सिगरौर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिगरौर के नाम से जानते हैं। सिगरौर के नाम से जानते हैं, जिसका प्राचीनतम नाम क्या है? श्रृंगवेरपुर। क्या नाम है? श्रृंगवेरपुर नाम है इसका प्राचीनतम नाम। यही आज क्या है? सिंगरौर है। यहीं से हमें भोजपत्र, जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है भोजपत्र का, वो यहीं से मिला है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, श्रृंगवेरपुर। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता की बात कर रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है? काठक है, मैत्रायणी है, तैतरी है, या फिर वाजसनेयी है? वाजसनेयी है। तो यजुर्वेद के जो शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, तो अगर यजुर्वेद की हम बात करें तो यजुर्वेद के दो भागों में हम बांट सकते हैं यजुर्वेद को। एक कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद है एक, दूसरा है आपका शुक्ल यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। वहीं कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो यह 3 पार्ट में है। काठक है, काठक संहिता है, दूसरा है मैत्रायणी संहिता, वहीं तीसरा है आपका तैतरीय संहिता। काठक, मैत्रायणी, तैतरीय किसे है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। और यहीं शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता से संबंधित है, वाजसनेयी संहिता। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाजसनेयी संहिता किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और बाकी किससे संबंधित है? तो कृष्ण यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिनी वैदिक युगों में किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध है? वैदिक युगों में किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध है? अश्वमेध था राजसूय का, अश्वमेध था वाजसनेय का, अश्वमेध राजसूय था वाजसनेय, या फिर राजसूय तथा वाजपेय? तो किसका संबंध है? आपका अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेय। तो ऑप्शन बी आपका सी आपका बिल्कुल सही है। अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेय का संबंध राजत्व से है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है? भगवत गीता, भागवत, या फिर उपनिषद, या फिर प्रहासूप, तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? भगवत गीता सम्मिलित है, उपनिषद है, प्रहासूप है। तो भागवत आपका सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, भागवत। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? वैदिक काल में आर्यों को उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? दोनों समुद्रों की नहीं थी, हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की नहीं थी, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की, या संपूर्ण गंगा नदी घाटी की?
या फिर संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों को दोनों समुद्रों की जानकारी थी, हिमालय की भी जानकारी थी, वहीं संपूर्ण गंगा की भी जानकारी थी। जानकारी नहीं थी किसकी? तो कृष्णा नदी तथा दक्षिण भारत की। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कृष्णा नदी और दक्षिण भारत की जानकारी इन्हें नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है? कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? संहिता नहीं था, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर पुराण। तो वेदों या श्रुतियों का अंग नहीं है तो कौन नहीं है? संहिता है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, या तो वेदों के अंग हैं, नहीं है तो पुराण। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, पुराण। पुराण वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 18 मानी गई है। कितनी? 18 है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, पुराण वेदों के अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, या फिर मुंडक उपनिषद में है, या फिर मुंडक उपनिषद में है। तो जो युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, जो ग्रंथ में उल्लेखित है, किस ग्रंथ में है? तो अथर्ववेद में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, अथर्ववेद में युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है। इस वाक्य का वर्णन है कहाँ पर? अथर्ववेद में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो जो उपनयन संस्कार है आपका 11वें क्रम पे है, 10वें पर है, 9वें पर है, या फिर 12वें पर है। तो जो उपनयन संस्कार है यह आपका 11वें क्रम पर है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 11वें क्रम पर। कौन कौन से संस्कार होते हैं? 16 संस्कार, तो उनके नाम को देख लेते हैं। पहला है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन। उपनयन किस पर है? तो 11वें पर है। वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है, और 15वां विवाह, और सबसे जो लास्ट है उसे हम अंत्येष्टि के नाम से जानते हैं। यह 16 संस्कार हैं, जिसमें 11वें नंबर पर कौन सा है? उपनयन संस्कार है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोगस कोई अभिलेख मिला है, कहाँ से मिला है भाई बोगस कोई अभिलेख? तुर्की से मिला है, ईरान से मिला है, बैक्ट्रिया से मिला है, या फिर अफगानिस्तान से मिला है? बोगस कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तो बोगस कोई तुर्की से मिला है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तुर्की से बोगस कोई मिला है। और यह जो बोगस कोई अभिलेख है यह 1400 BC का अभिलेख है। कब का है? 1400 BC का अभिलेख है। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है, तुर्की से मिला है बोगस कोई अभिलेख। अगला प्रश्न है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, अरण्यक कहते हैं, संहिता कहते हैं, या फिर उपनिषद कहते हैं? तो जो वेदों का काव्यात्मक हिस्सा होता है उसे हम संहिता के नाम जानते हैं। किस नाम से? संहिता के नाम जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, संहिता। जो काव्यात्मक हिस्सा होता है वेद का उसे हम संहिता के नाम जानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, संहिता। अगला प्रश्न है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है वैदिक युग की? परिषद है, सभा है, समिति है, विदत है, या फिर विदत है? तो सबसे प्राचीन संस्था की बात करें वैदिक युग की तो उसे हम विदत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, विदत। यह विदत वही संस्था है जो समाज में लोगों के पास जो संसाधन है उसकी पहुंच करता था, लोगों के पास संसाधनों को पहुंचाता था, विदत। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, विदत सबसे प्राचीनतम संस्था है वैदिक युग की। वही सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका वर्णन हमें मिलता है अथर्ववेद में कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? मानव कल्याण है, गाय है, गंगा है, ऋग्वेद है? भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है वह ऋग्वेद है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है।
जबकि सबसे प्राचीनतम वेद है, ग्रंथ भी है, सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? विष्णु नहीं है, कृष्ण नहीं है, इंद्र नहीं है, या फिर ब्रह्मा नहीं है। कौन देवता वैदिक युगीन नहीं है? तो विष्णु हैं, इंद्र हैं, ब्रह्मा है, ये सब वैदिक युग के देवता हैं। वैदिक युगीन देवता नहीं है तो कौन है? कृष्ण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, कृष्ण वैदिक काल के देवता नहीं है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की विषय वस्तु है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन है, कर्मकांड है, भक्ति है, या फिर सभी है? तो उपनिषदों का जो विषय वस्तु है वह क्या है? दर्शन है। क्या है? उपनिषदों की विषय वस्तु दर्शन है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, दर्शन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? शूद्र शब्द का उल्लेख किस मंडल में है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है, सप्तम मंडल में है, अष्टम में है, या फिर दसम मंडल में? किस मंडल में है शूद्र शब्द का उल्लेख? तो आप सभी जानते हैं कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल है, जिसे हम पुरुष सूक्त के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? पुरुष सूक्त के नाम जानते हैं। इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। किसका है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। सर्वप्रथम जो पहली बार में उल्लेख मिलता है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, वह है पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और 10वां मंडल क्या है? पुरुष सूक्त है। इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और इसी वर्ण व्यवस्था में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। आप सभी जानते हैं कि शूद्र जो वर्ण व्यवस्था है वह 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिला? 10वें मंडल में मिला। कहाँ पर? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है और इसी वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, शतपथ ब्राह्मण में, रामायण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, या फिर ऐतरेय ब्राह्मण में? तो जो राजा की उत्पत्ति के विषय में सबसे पहला उल्लेख मिलता है वह हमें ऐतरेय ब्राह्मण मिलता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का सबसे पहला उल्लेख देखने को मिलता है हमें। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और चावल था, जौ और गेहूं था, मक्का और अरहर था, उपरोक्त में से कोई नहीं था। तो वैदिक काल की जो प्रमुख फसल हुआ करती थी वह गेहूं और चावल था। उत्तर वैदिक काल की बात करें, वहीं पूर्व वैदिक काल की बात करें या ऋग्वैदिक काल की बात करें तो गेहूं और जौ है। गेहूं और जौ है। और उत्तर वैदिक काल की गेहूं और चावल। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है, गेहूं और चावल। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? पंजाब क्षेत्र में हुई, राजस्थान क्षेत्र में हुई, दक्षिण भारत में हुई, या फिर सप्त सैंधव क्षेत्र में? तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई? सप्त सैंधव क्षेत्र में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, सप्त सैंधव क्षेत्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।